दोस्तों पिछले 2-3 दिन से लगातार पाकिस्तान में जो बुरे हालात बने हुए हैं वो सोशल मीडिया चलाने वाले आप में से किसी भी इंसान से छुपे हुए नहीं हैं। अगर कुछ शब्दों में ही पाकिस्तान के मौजूदा हालात को मैं बयान करना चाहूँ तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान बुरी तरह से जल रहा है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हो रहा है। हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है, कभी हवा में फायरिंग तो कभी बड़े बड़े बंगलों के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, कभी किसी घर में आग लगाई जा रही है तो कभी किसी एयरक्राफ्ट को ही आग के हवाले कर दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी सड़कों को न सिर्फ जाम किया जा रहा है बल्कि सड़कों पर मौजूद लाठी डंडों के साथ दंगाइयों को आतंक मचाते हुए भी देखा जा सकता है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान में अचानक से ये सब कुछ हो क्यों रहा है? आखिर पाकिस्तान में होने वाली इस बर्बादी का असली जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए और पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जायजा लेने के लिए हमको ज़रा थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1947 में जहां हमारे प्यारे देश भारत को आज़ादी मिली थी, उसी वक्त ही भारत से अलग होकर एक नए देश का जन्म भी हुआ था और उस देश का नाम था पाकिस्तान। शुरू में तो इन दोनों पड़ोसी देशों में डेवलपमेंट के नाम पर काफ़ी कंपटीशन भी देखने को मिला था। इवन कुछ वक्त तक के लिए तो पाकिस्तान भारत से काफ़ी आगे भी नजर आता था। मगर फिर धीरे धीरे हालात बदले और फिर अचानक से पाकिस्तान जहां एक तरफ नीचे की तरफ जाने लगा और बर्बादी की तरफ बढ़ने लगा तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने बड़ी तेजी के साथ अब तरक्की की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और ऐसा बढ़ा कि दोबारा कभी पलट कर नहीं देखा। वैसे तो पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे कई बड़े रीजंस बताए जाते हैं, मगर जो सबसे बड़ा रीजन है वो दरअसल यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है। ऐसा माना जाता है कि भले ही पाकिस्तान में दूसरे देशों की तरह चुनाव होते हों, प्रधानमंत्री होता हो, राष्ट्रपति होता हो, सूबों का मुख्यमंत्री होता हो और इस तरह का पूरा सिस्टम होता हो, मगर वो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए होता है, क्योंकि आखिर में होता तो वही है कि जो वहाँ की आर्मी चाहती है। आर्मी की इजाज़त के बगैर तो पाकिस्तान में एक परिंदा भी पर नहीं मारता है। किसको ऊपर ले जाना है, किसको नीचे ले जाना है, किसको गद्दी देना है और किसको गद्दी से उतार कर नीचे फेंकना है, ये सब कुछ आर्मी तय करती है। आगे की बात पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पाकिस्तान से जुड़े 2 फैक्ट्स बता देता हूं कि जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहला फैक्ट तो ये है कि पाकिस्तान के पूरे 70-75 साल के इतिहास में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना वक्त पूरा नहीं कर सका है। यानी मिसाल के तौर पर जैसा कि दूसरे ज़्यादातर देशों की तरह हमारे भारत देश में भी प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है। एक इंसान को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाया जाता है, जब 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो दोबारा इलेक्शन होता है और फिर से जनता अपना प्रधानमंत्री को चुनती है। इस तरह से 5-5 साल पर प्रधानमंत्री का चुनाव होता रहता है। तो दोस्तों इसी तरह से पाकिस्तान में भी होता है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक पाकिस्तान में जो भी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा वो कभी 5 साल कंप्लीट कर ही नहीं पाया। उससे पहले ही या तो उसका तख्ता पलट कर दिया जाता है या फिर किसी तरह से बस उसको पीएम की गद्दी से हटा दिया जाता है। दूसरा फैक्ट ये है कि आज तक जो इंसान भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की गद्दी से हटने के बाद सलामत नहीं रहा। उसके सिर्फ 2 ही ठिकाने होते हैं, या तो उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है और वो पीएम की गद्दी से सीधा कब्र में पहुंच जाता है, जैसा कि जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो जैसे मशहूर नेताओं के साथ हुआ था, या फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। और पाकिस्तान में होने वाली हमेशा से ही इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहाँ की आर्मी को ही माना जाता है। आर्मी की सबसे बड़ी पोजीशन पर बैठने वाले वहाँ के जो जर्नल होते हैं उन्होंने पाकिस्तान के इतिहास में वक्त वक्त पर चुनी हुई हुकूमत का न सिर्फ तख्ता पलट किया बल्कि तख्ता पलट करने के बाद खुद ही राज करना शुरू कर दिया। एक लंबे वक्त तक राज किया और फिर जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा या फिर कभी कभी जब खुद का भी मूड हो गया कि अब इलेक्शन हो जाना चाहिए तो वहाँ पर इलेक्शन भी करवा दिए। जब लोगों ने अपना एक प्रधानमंत्री चुन लिया और उस प्रधानमंत्री को गद्दी पर बैठे हुए कुछ वक्त गुजर गया तो फिर से एक आर्मी जर्नल ने उसका भी तख्ता पलट कर दिया और इस तरह से एक बार फिर से अब आर्मी ही पाकिस्तान को चलाने लगी। पाकिस्तान में हमेशा से ही यही होता आया है और मुझे उम्मीद है कि ऐसा करने वाले बहुत सारे लोगों में से जनरल मुशर्रफ या फिर ज़ियाउल हक जैसे लोगों का नाम तो आप लोगों ने भी सुन ही रखा होगा। पाकिस्तान की आर्मी का पाकिस्तान की राजनीति में कितना ज़्यादा अमल दखल है और वो लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का जो भी पूरा 70-75 साल का इतिहास रहा है उस पूरे वक्त में से 50% वक्त तक तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर आर्मी ने राज किया है। उसके अलावा बचा हुआ जो 50% का वक्त है उसमें लोगों का चुना हुआ प्रधानमंत्री तो बैठा मगर वो भी आर्मी के ही इशारे पर चलता रहा। यानी अगर चुनाव के जरिए से लोग अपने किसी प्रधानमंत्री को गद्दी पर बैठाते भी हैं तो वो इंसान भी चाहकर या ना चाहते हुए भी वही करता है कि जो ऊपर आर्मी पर बैठे हुए लोग चाहते हैं। फिलहाल अब अगर बैकग्राउंड को छोड़कर करंट सिनेरियो के बारे में बात करें यानी पाकिस्तान की मौजूदा हालत के बारे में बात करें कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ तो मैं आपको बता दूं कि इसकी कहानी भी सन 2018 से शुरू हो गई थी। 2018 में पाकिस्तान के पूरे इतिहास के सबसे मशहूर नेताओं में से एक नेता यानी कि इमरान खान की एंट्री हुई थी।
इमरान खान को लोगों ने भारी मतों से जिताया था, अपना भरपूर सपोर्ट देकर उनको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया था। शुरू में तो इमरान खान का सब कुछ बढ़िया चलता रहा, मगर हालात उस वक्त बदलना शुरू हुए जब इमरान खान ने अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी में एंटी यूएसए यानी एंटी अमेरिका रुख अपनाना शुरू कर दिया। वो अक्सर मंचों पर देखा जाता था कि यूएसए के खिलाफ बोलते थे, इजराइल के खिलाफ बोलते थे, इसके अलावा रशिया जैसे उन सारे देशों से भी नज़दीकियां बढ़ाने लगे थे कि जो दरअसल अमेरिका के विरोधी माने जाते हैं। इतना ही नहीं, वो रिलीजन यानी कि इस्लाम को लेकर भी काफ़ी सीरियस ओपिनियन रखा करते थे। अक्सर वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इस्लाम को लेकर बहुत ज़्यादा स्पीचेस दिया करते थे। इतना ही नहीं, वो तो पाकिस्तान को फ्यूचर में रियासत मदीना तक बनाने का दावा किया करते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, इमरान खान ने तो एक वक्त पर इंटरनेशनल लेवल पर तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर एक मुस्लिम ब्लॉक तक बनाने की कोशिश की थी। मगर दोस्तों, इमरान खान के लिए परेशानी की बात ये थी कि जिस अमेरिका के खिलाफ वो लगातार बोल रहे थे और जिसके खिलाफ वो कड़ा रुख अपना रहे थे, ऐसा माना जाता है कि उस अमेरिका के खिलाफ उनके ही देश यानी पाकिस्तान की आर्मी कुछ भी नहीं सुनती है, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान की आर्मी प्रो यूएसए है, हमेशा से ही यूएसए की हिमायत में रहती है। और यही वो सारी चीज़ें थीं कि जिन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान की आर्मी के बीच दुश्मनी की एक खाई खोदना शुरू कर दी थी। इसी के साथ धीरे धीरे इमरान खान और वहाँ की आर्मी के बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं। याद रहे कि ये वही आर्मी थी कि जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जिनके इजाज़त के बगैर पाकिस्तान की राजनीति में एक परिंदा भी पर नहीं मारता है। इसीलिए अब धीरे धीरे हालात बदलना शुरू हुए और फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि सन 2022 में ही, यानी जब इमरान खान का टाइम भी पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले ही इमरान खान के साथ वो हो गया कि जो अक्सर पहले भी प्रधानमंत्रियों के साथ पाकिस्तान में होता आया है, यानी उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनको भी प्रधानमंत्री की गद्दी से उतार दिया गया और उनकी जगह पर अब एक नई सरकार बनी जिसमें एक नया प्रधानमंत्री बना जिनको हम लोग शहबाज शरीफ के नाम से जानते हैं। मगर दोस्तों, जैसे ही इमरान खान को पाकिस्तान की गद्दी से हटाया गया तो इमरान खान ने भी अपने आप को दूसरे इतिहास के दूसरे प्रधानमंत्रियों से अलग साबित करने के लिए कोशिशें करना शुरू कर दी। उन्होंने गद्दी से उतरते ही वहां की नई हुकूमत और आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ लॉन्ग मार्च करना शुरू कर दिए, बड़ी बड़ी रैलियां करते जिसमें हजारों की तादाद में लोग मौजूद होते और इन सारी रैलियों में अब इमरान खान पहले से उलट खुले तौर पर ही आर्मी को टारगेट करने लगे थे। इतना ही नहीं, वो तो हमेशा यही दावा किया करते थे कि मेरी ये जो गवर्नमेंट गिरी है ये आर्मी के इशारे पर गिरी है और ये सब कुछ बाहरी ताकतों के इशारे पर किया गया है। यानी उनका इशारा सीधे तौर पर अमेरिका हुआ करता था। जहां एक तरफ इमरान खान ये सब कुछ कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर लगातार केसेस भी दर्ज किए जा रहे थे। उनके ऊपर एक के बाद एक इतने मुकदमे दर्ज हुए कि जिसको गिना भी नहीं जा सकता है। खुद अल जजीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में इमरान खान ने बताया था कि उनके ऊपर लगभग 85 के करीब ऑलरेडी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें छोटे क्राइम से लेकर बहुत सारे बड़े क्राइम भी शामिल हैं। इमरान खान के मुताबिक तो उनके ऊपर इस वक्त इतने ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं कि वो सभी मुकदमों की सुनवाई के लिए टाइम तक नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि वजह यह है एक मुकदमे की सुनवाई हो रही होती है, उसके बाद ऑलरेडी दूसरे मुकदमे की सुनवाई का टाइम भी आ चुका होता है। वैसे तो पिछले कई महीने से लगातार पाकिस्तान में इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, मगर हर बार वो किसी न किसी तरह से बच जाते हैं। कभी तो हाई कोर्ट उनकी इस गिरफ्तारी पर स्टे लगा देता है, तो कभी उनके समर्थक पुलिस को ऐसा करने नहीं देते हैं, कभी किसी दूसरी तरीके से इमरान खान गिरफ्तार होने से बाल बाल बच जाते हैं। मगर दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले ही जब इमरान खान पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए गए हुए थे तो वो ना हुआ कि जो पिछले कई दिनों से लगातार इमरान खान के साथ होता आ रहा था, यानी इस बार वो गिरफ्तारी से नहीं बच सके। और वो इसलिए नहीं बच सके क्योंकि गिरफ्तार करने वाले भी पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। वो वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ दुनिया भर में वायरल हुई थी। उसमें देखा जा सकता था कि किस तरह से पाकिस्तान फौज की एक स्पेशल टुकड़ी कि जिनको रेंजर्स के नाम से जाना जाता है, वो लोग न सिर्फ जबरदस्ती शीशे तोड़कर इमरान खान के कैबिन में दाखिल हुए, बल्कि इमरान खान को भी जबरदस्ती उनके समर्थकों और उनके वकील से छीनकर खसेड़ते हुए गिरफ्तार करके ले गए। पाकिस्तान की स्पेशल टुकड़ी की तरफ से इमरान खान को जबरदस्ती और इतनी बुरी तरीके से गिरफ्तार करना ही इमरान खान के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इस गिरफ्तारी की वीडियोस जैसे ही पाकिस्तान में वायरल होना शुरू हुई और उनके समर्थकों तक पहुंची तो देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में बवाल मचने लगा। शुरू में प्रोटेस्ट यानी कि प्रदर्शन हुए, मगर बाद में ये प्रदर्शन वायलेंस में तब्दील हो गए और हर जगह आगजनी, पत्थरबाजी, लाठी डंडे और इस तरह की चीजें ही नजर आने लगी। इंटरनेशनल मीडिया में भी हर जगह पाकिस्तान के मौजूदा हालात और बुरे हालात को लेकर ही बातें की जाने लगी। दुनिया भर के अलग अलग नेताओं ने पाकिस्तान के मौजूदा और बिगड़ते हुए हालात को देखकर चिंता जताई। दोस्तों, इमरान खान ने अभी 2-3 दिन पहले ही यानी अपनी गिरफ्तारी से पहले अपनी रैली में एक बयान दिया था
जिसमें उन्होंने کھلے طور پر ہمیشہ کی طرح آرمی پر تو الزام لگایا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ وہاں کی جو خفیہ ایجنسی ہے یعنی کہ ISI، اس کے بھی ایک بڑے ادھیکاری اور طاقتور ادھیکاری کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ اس انسان نے مجھ کو 2 بار مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے جواب میں پاکستان کے موجودہ پردھان منتری یعنی شہباز شریف کا بھی ٹویٹ آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان ہمیشہ سے ہی ہماری آرمی اور ہمارے جو انٹیلیجنس ٹیم ہے اس کے اوپر الزام لگاتے رہتے ہیں، اور یہ الزام وہ بلا کسی ثبوتوں کے لگاتے ہیں، اس لیے وہ یاد رکھیں کہ ان کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اور یقینی طور پر لوگوں نے دیکھا کہ بہت جلد ہی عمران خان گرفتار بھی ہو گئے۔ حالانکہ دوستو، اسلام آباد پولیس کی طرف سے آفیشیلی یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی یہ گرفتاری دراصل القادر ٹرسٹ والے کیس کو لے کر ہوئی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے اوپر جتنے بھی الگ الگ کیسز لگے ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ چرچا القادر ٹرسٹ اور توشہ خانے والے کیس کو لے کر ہوتی ہے۔ فی الحال عمران خان کی جب اس عجیب و غریب گرفتاری کے بعد پاکستان کے حالات حد سے زیادہ برے ہو گئے تو فوراً ہائی کورٹ میں سنوائی کی گئی۔ ہائی کورٹ نے بھی عمران خان کی اس گرفتاری کو جائز ٹھہرا دیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا، مگر سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو اویدھ یعنی کہ ناجائز قرار دیا اور اس کے ساتھ ہی فوراً عمران خان کو رہا کرنے کا بھی آدیش جاری کیا۔ مگر جس وقت تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک عمران خان آزاد نہیں ہوئے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ہی آرڈر پر ان کو اگلے ہی دن یعنی کہ 12 مئی کے دن ایک بار پھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی دوسرے کیس کے لیے حاضر ہونا پڑے گا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان واقعی آزاد ہو پاتے ہیں یا پھر جیل میں ہی رہیں گے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف موجودہ گورنمنٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ قانون کے تحت ہو رہا ہے، اور کیونکہ عمران خان کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں تو ان کی جواب دہی تو بنتی ہی ہے، تو وہیں دوسری طرف عمران خان لمبے وقت سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مجھ کو یا تو مارنا چاہتے ہیں یا لمبے وقت تک کے لیے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ میرے پاس پاکستان کی بے پناہ پبلک کا سپورٹ ہے اور الیکشن میں یہ لوگ مجھ سے کبھی جیت نہیں سکیں گے۔ اسی لیے پاکستان میں ہونے والے وہ الیکشن کے جو ایک لمبے وقت سے وہاں کی موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے ٹالے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ آرڈر دے چکا تھا کہ مئی میں ضرور کروائے جائیں، وہ الیکشن یہ لوگ میری غیر موجودگی میں کرانا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہو اور اس وقت ہی ہم لوگ الیکشن کروا دیں اور آسانی کے ساتھ اس الیکشن میں جیت کر ایک بار پھر سے اپنی سرکار بنا لیں۔ حالانکہ دوستو، اگر بہت سارے پاکستان جرنلسٹ کی مانیں تو اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ عمران خان کے پاس لوگوں کا بے پناہ سپورٹ ہے، اتنا زیادہ سپورٹ کہ اگر چناؤ ہو جائے تو عمران خان ایک طرفہ جیتیں گے۔ مگر دوسری طرف اس بات کو بھی نہیں نکارا جا سکتا ہے کہ اگر عمران خان لمبے وقت تک کے لیے جیل میں چلے گئے تو ان کی پارٹی کبھی نہیں جیت سکے گی، کیونکہ عمران خان ون مین آرمی کی طرح ہیں، جب وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں تب ہی پاکستان کی پبلک سڑکوں پر نکلتی ہے، ورنہ ان کی پارٹی یعنی PTI میں ان کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ایسا نیتا موجود نہیں ہے کہ جس کے اشاروں پر عمران خان کے مقابلے میں آدھی پبلک بھی آ سکے، یعنی وہ اپنی پارٹی کے اکلوتے مشہور اور طاقتور نیتا ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔